ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नॉवल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। गुरु जी नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। पूरे देश ने दिल्ली साम्राज्य के सम्राट महाराज अर्जुन सिंह छठे के निधन पर शोक मनाया। अल्पविराम। लगभग समय आ ही गया था। अर्जुन एलिक बुदबुदाया। उसे याद आया कि जब उसने महाराज को पिछली बार देखा था तो उनकी हालत बहुत नाजुक थी। असल में तो उन्हें 4-5 साल ही जीना चाहिए था, लेकिन राजपरिवार के कीमती औषधियों की वजह से वे इतने साल और जीवित रहे। शायद यही कारण था कि उन्होंने विदेश विभाग को नहीं बुलाया। अब तो उनका जीवन अंत की ओर था और उनके पास इन सब चीज़ों पर ध्यान देने का समय भी नहीं था। अर्जुन, चलो घर चलते हैं। पंडित वसंत क्लेमेंट ने शाही घंटी की आवाज़ सुनी और कहा। उनके लंबे अनुभव ने उन्हें समझा दिया कि ऐसे समय पर घर लौटना ही बेहतर है। दोनों एक गाड़ी में बैठकर लौट आए। अल्पविराम। दिल्ली साम्राज्य संवत 265 में महाराज अर्जुन सिंह छठे गद्दी पर बैठे थे। अब 50 वर्ष बीत चुके थे। जब उन्होंने राजगद्दी संभाली तब साम्राज्य इतिहास के सबसे कमजोर दौर में था। पड़ोसी राज्य टूटकर उस पर टूट पड़ना चाहते थे, लेकिन महाराज एक अडिग शासक साबित हुए। कठोर निर्णय और सुधारों के माध्यम से उन्होंने धीरे धीरे साम्राज्य को मजबूत किया। आज भले ही साम्राज्य सबसे शक्तिशाली न हो, पर कोई इसे कमजोर भी नहीं कह सकता था। अब सबकी नज़रें नए उत्तराधिकारी महाराज वीरेंद्र सिंह सातवें पर थीं। क्या वो गद्दी संभाल पाएंगे? इसका उत्तर केवल समय ही देगा। अल्पविराम। वापस आते समय अर्जुन गाड़ी में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। काशीनगर जनलाइन में अफरा तफरी मची हुई थी। जगह जगह सैनिक हथियार लेकर गश्त कर रहे थे। माहौल तनावपूर्ण था। लगता है समय बदलने वाला है। पंडित वसंत ने चिंता जताई। गुरुदेव, चिंता मत कीजिए। पुस्तकालय पर अभी कोई असर नहीं होगा। आप बस अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अर्जुन ने कहा। पंडित वसंत धीरे धीरे शांत हो गए। कोचवान, यहाँ रोक दो, मुझे एक काम निपटाना है। अर्जुन ने गाड़ी रुकवाई। कोचवान हिचकिचाया। साहब, इस हालात में सीधे घर चलना बेहतर है। पंडित वसंत ने भी कहा, अर्जुन, मेरे घर ही चलो, कुछ दिन वहीं रुक जाना। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, और गाड़ी से उतर गया। वो भीड़ को नज़रअंदाज करता हुआ सीधे बाजार की ओर गया और एक भव्य इमारत के सामने रुका। बनारस व्यापार मंडल, खजान चेंबर ऑफ कॉमर्स। यहाँ 3 मंजिला इमारत थी, सुनहरी सजावट और भारी सुरक्षा के साथ। पंडित अर्जुन, आप सामान लेने आए हैं? महेश गुप्ता, जॉन ली मोटे और हंसमुख प्रबंधक, तुरंत बाहर आए। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया। सारा सामान तैयार है, पर बाहर हालात ठीक नहीं हैं। मैं अपने आदमी को आपके साथ भेज देता हूँ, महेश ने कहा, और एक छोटा डिब्बा थमा दिया। विक्रम, क्रिस, पंडित अर्जुन को सुरक्षित छोड़ाओ। विक्रम सामान उठाकर अर्जुन के साथ चल पड़ा और सुरक्षित रूप से उसे उसके घर पहुंचा दिया। अल्पविराम। घर लौटकर अर्जुन सीधे अपनी प्रयोगशाला में गया। तभी अचानक एक अजनबी उसके घर में घुस आया। डकैती गैरकानूनी है। साम्राज्य के कानून के अनुसार मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूँ, अर्जुन ने कहा, हाथ में फूलदान संभाले। चुप रहो, जो है दे दो। चोर गरजते हुए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसके कदम बेलों में उलझ गए। ये क्या, बेल? चोर हैरान रह गया। अगले ही पल असंख्य बेलें उसके चारों ओर लिपट गईं और उसे खींचकर भीतर समा गईं। कहा था ना, जो कर रहे हो वो गैरकानूनी है। अर्जुन ने सिर हिलाया और फिर अपने प्रयोग की तैयारी में लग गया। दिल्ली संवत 315 में महाराज अर्जुन सिंह छठे का निधन हुआ। उसी दिन अर्जुन ने एक बीज बोया और अनजाने में अपने घर में घुसे एक चोर को समाप्त कर दिया। राजधानी में फैली अफरा तफरी 3 दिन तक चलती रही। इस दौरान अर्जुन एलिक घर से बाहर नहीं निकला। वह रोज समय पर अपने लगाए हुए बीजों को विशेष द्रव से सींचता और बाकी समय औषधि व रसायन विज्ञान की पढ़ाई करता। दोनों किताबें बहुत मोटी तो नहीं थीं, लेकिन उनमें ज्ञान अपार था। अर्जुन पढ़ते हुए प्रयोग भी करता, जिससे उसकी समझ गहरी होती गई। ये बेहद समय लेने वाला काम था, लेकिन अर्जुन को कोई थकान नहीं होती था। बड़ी कमाल है, ये दोनों पदार्थ मिलकर ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं। एक प्रयोग सफल होने पर उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। बनारस व्यापार मंडल, खजान चेंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से उसे सामग्री की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। जो भी चाहिए होता, मंडल के लोग उसे ढूंढ कर ला देते। बस परेशानी ये थी कि क्या दुर्लभ सामग्री समय पर उपलब्ध हो पाएगी या नहीं।
वह कई तरह की औषधियां बनाने की तैयारी कर रहा था, अग्नि विस्फोट औषधि, बेहोशी की औषधि, सुरक्षा कवच औषधि इत्यादि। हाँ, उसे अफसोस सिर्फ इतना था कि मानसिक शक्ति बढ़ाने वाली कोई औषधि उपलब्ध नहीं थी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब मिल जाएगा, उसने खुद को समझाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिल्ली संवत 315 में महाराज अर्जुन सिंह छठे के निधन के 10वें दिन युवराज वीरेंद्र सिंह सातवें ने गद्दी संभाली। लेकिन हालात अच्छे नहीं थे। पड़ोसी राज्यों ने तुरंत सीमा पर हलचल मचाना शुरू कर दिया। वे देखना चाहते थे कि नया राजा अपने पिता आज इतना कठोर है या नहीं। जनता भी चाहती थी कि राजा कड़ा जवाब दे। लेकिन अफसोस, वीरेंद्र सातवें में अपने पिता जैसी कठोरता नहीं थी। उसने समझौते और नई बातचीत का रास्ता चुना। इससे चारों तरफ हैरानी फैल गई। नतीजा ये हुआ कि पड़ोसी राज्यों ने अपनी असली तस्वीर दिखा दी और युद्ध छेड़ दिया। 3 देशों ने 3 दिशाओं से दिल्ली साम्राज्य पर आक्रमण किया। उस समय आलोक सिंह एलेक्स, जो हाल ही में महान योद्धा बने थे, सेना का नेतृत्व कर रहे थे। एक भीषण युद्ध में उन्होंने दुश्मनों को हराकर साम्राज्य की इज्जत बचा ली। उनके पराक्रम से उनका परिवार और भी सम्मानित हो गया। लेकिन बाकी मोर्चों पर इतनी सफलता नहीं मिली। एक तरफ तो पूरा इलाका खो दिया गया, दूसरे मोर्चे पर भयंकर लड़ाई चल रही थी। वहां कई रईस परिवारों के लोग भी शामिल थे, जिनमें गिरिराज परिवार गिमोरी के 2 बेटे भी थे। युद्ध भले ही जीता गया, लेकिन गिरिराज परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उन दोनों बेटों की युद्ध में हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि जब काउंट गिमोरी ने यह खबर सुनी तो वहीं कुर्सी पर गिर पड़े और रातों रात उनके बाल सफ़ेद हो गए। उसी महीने उनकी बेटी रिया रीस अपने प्राण से लौटी और घर की उपाधि संभालने को तैयार हुई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युद्ध आधे साल तक चला। 2 महीने बाद अर्जुन को नई काउंटेस रिया के भोज पर बुलाया गया। शानदार महफिल में अर्जुन ने काउंट गिरिराज को देखा। अब उनका हाल और भी खराब था, बाल पूरी तरह सफ़ेद, आंखों की चमक फीकी। वह बस एक टूटे हुए पिता रह गए थे। वहीं अर्जुन ने रिया को भी देखा। अब वो 24 साल की थी, गहरे बैंगनी वस्त्र पहने, पहले से भी अधिक आकर्षक। लेकिन उसकी लाल आंखें बता रही थीं कि उसके दिल में कितनी पीड़ा है। सभा के बीच उसने परिवार का चिन्ह लिया और उसे अपने सीने पर सजाया। अब से वही गिरिराज परिवार की काउंटेस थी। और अर्जुन भीड़ के बीच खड़ा ये सब देख रहा था। भोज के बाद जब अर्जुन जाने लगा तो एक सैनिक उसके पास आया। पंडित अर्जुन, काउंटेस आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है, ले चलो। अर्जुन ने हामी भरी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक कक्ष की बालकनी पर अर्जुन की मुलाकात रिया से हुई। वो सादे वस्त्रों में थी, सिर झुकाए बाहर देख रही थी। अर्जुन ने उसकी पीड़ा साफ महसूस की। ये जगह मेरी सबसे पसंदीदा थी। यहाँ खड़े होकर ठंडी हवा का आनंद लेती थी। रिया की आवाज़ में गम साफ झलक रहा था। सच में, दृश्य सुंदर है। अर्जुन ने सिर हिलाया। रिया ने उसकी ओर देखा। काफ़ी समय हो गया अर्जुन। हाँ, लेकिन तुम अब भी उतनी ही सुंदर हो, अर्जुन ने शिष्टता से कहा। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। सोचा था कभी लौटकर काशी नगर नहीं आऊंगी, पर हालात ने सब बदल दिया। जीवन अनिश्चित है, इंसान बहुत नाजुक होता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। रिया बोली, तुम आज भी वैसे ही हो, शांत और तार्किक। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। अब देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। वो मुड़कर चला गया। रिया ने उसकी जाती हुई परछाई देखी और धीमे से हंस पड़ी। तुम बिल्कुल नहीं बदले, अब भी उतने ही ठंडे हो, मानो समय ने अर्जुन पर कोई असर ही नहीं छोड़ा हो।